वेलकम टू द फिजिक्स विद विवेक। आज हम जो बात करेंगे, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी की फिजिक्स की सभी टॉपिक के आपको लेक्चर मिलेंगे। इसमें फिजिक्स एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को हम समझा करेंगे कि वो फिजिक्स एनसीईआरटी की जो फिजिक्स है, चाहे एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ाई करते हैं वो हम इसमें समझेंगे। साथ में वहाँ से हम सभी चीज़ें एक टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे, अपने नोट्स के थ्रू देखें। उसके बाद फिर हम उस चीज़ को देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में एक अलग वीडियो में देखेंगे पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद कि एनसीईआरटी में कैसे पढ़ा जाता है उस चैप्टर को। पूरी लेक्चर भी रहेगी जो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगी। आपकी जितनी प्रॉब्लम उसमें दिए हुए हैं उसके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, साथ में एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं उसके भी सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसी तरह से सबसे पहले हम मोशन करेंगे। मोशन में हर छोटे टॉपिक का छोटा छोटा सा अपना एक पार्ट्स वाइज छोटे छोटे वीडियो करेंगे। सिर्फ मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे, अपने मोशन रेस का डेफिनेशन एक वीडियो में देखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट साथ में इसके साथ देखेंगे आज की, फिर वेलोसिटी की अलग से, एक्सेलरेशन, एक छोटे छोटे से टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी बन सके। और उसमें हम ये देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन किस तरह से किए जा सकते हैं। हम सिर्फ अपनी बोर्ड पेपर की पढ़ाई के लिए ना देखेंगे कि हमारे पास जैसे ओलंपियाड का एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, जैसे एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के फॉर्म आते हैं, आरएमओ जैसे होते हैं रीजनल मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स में, उसी तरह से फिजिक्स के लिए ओलंपियाड, साइंस के लिए अलग से आते हैं। तो उस लेवल में भी देखिए कि वो हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। उसके लिए अलग से कि जो ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसकी एक का क्वेश्चन करके हम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उनके एक सॉल्यूशन की सीरीज भी लेके आएंगे। उसमें आपको जो ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक टॉपिक से, उसमें एक का क्वेश्चन का एक वीडियो होगा, उसकी सॉल्यूशन मिलेगी आपको। तो माय नेम इज माई सेल्फ विवेक कुमार फ्रॉम IIT रोपड़ एंड आई एम अ फिजिक्स मेंटर एंड ऑल्सो ए कैरियर काउंसलर एंड ए वैदिक मैथ एक्सपर्ट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखते हैं हम, इसकी इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं अपने लाइफ में आसपास में हम क्या देखें, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है रेस्ट में और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मोशन में होते हैं। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, तो हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल, आप सोचिए और खुद से रिटेन कीजिए कि क्या हमारे सराउंडिंग में क्या रेस्ट में है और एक तरफ मोशन में लिखिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो देखते हैं अपने डेली लाइफ में और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में देखते हैं। क्या हम ऐसा भी देखते हैं कि उसको जब रेस्ट में देख रहे हो तो क्या मोशन में भी हो सकता है, मोशन वाला रेस्ट में भी हो सकता है। इस तरह का आप अपने माइंड में क्यूरियोसिटी भरिए और खुद से अपने पेन पेपर निकालिए और वहाँ पर लिखिए कि रेस्ट में कौन ऑब्जेक्ट होगा, उसके एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में देखिए, मोशन की एग्जाम्पल देखिए कि डेली लाइफ में क्या है। तो उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं अपनी एग्जाम्पल और मिलाइएगा कि ज़रूरी नहीं कि हमने जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वही सिर्फ एग्जाम्पल हो सकता नहीं। आपको अपने सराउंडिंग में देख के अपने से एग्जाम्पल लिखिए, जितना ज़्यादा खुद से सोच के लिखिएगा। हम लोग टीचर क्या है, उनका एक काम है पाथवे दिखाना किस तरह से हो सकते हैं। आप में क्यूरियोसिटी होती है, आप वो हमारे लोग से ज़्यादा होते हैं, तो आपकी क्यूरियोसिटी अपनी दिखाए कि नहीं सर ने तो ये पढ़ाया, चाहे हमारे मेंटोर ने ये पढ़ाया, तो बस इतना ही हो सकता है कि आपने आस पास के सराउंडिंग में देखेंगे कि और कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि जो खुद से लिखिएगा तो उसमें आपकी मेहनत जाती है तो वो ज़्यादा समय तक आपको रिटेन होती है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग उतना ज़्यादा बढ़ती है। चलिए देखते हैं। जैसे क्या है, ये बर्ड्स फ्लाइंग कर रहा है, क्या है ये फ्लाइंग बर्ड्स है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जब बर्ड्स फ्लाइंग कर रही होगी तो वो किस मोड से रहते होंगे, मोशन में या रेस्ट में। तो जब फ्लाइंग कर रहे होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो ना पक्षी चल रहे हैं, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो वो क्या दिखाते हैं कि हम ये मोशन में है, कि हम क्या कहते हैं बर्ड्स अपना मोशन कर रही है। उसी तरह से ये क्या मछली है जो स्विमिंग कर रही है, स्विमिंग फेस, इसको भी क्या कहते हैं अपने, ये भी देखते हैं तो लगता नहीं ये क्या कर रही है, ये भी मोशन करते हैं, हम कहते हैं नहीं गति में चल रही है तो मोशन कर रही है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, ब्लड फ्लो कर रही है, तो फ्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या, ये भी क्या मोशन में। उसी तरह से जब हम रोड पे आते हैं, स्कूल जाते समय आपके रोड लगते हैं तो वहाँ पर क्या बहुत सारे कार जा रहे होते हैं, तो वो क्या उसको कहते हैं मूविंग कार हो रहे हैं। तो ये भी क्या उसको भी कहते हैं कि देखो मोशन में चल रहा है। अपने जितने प्लेनेट देखते हैं, गैलेक्सी देखते हैं, स्टार, वो भी सब क्या कर रही है मोशन। आपने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा कि हमारे सन के चारों तरफ सभी प्लेनेट
रिवॉल्व करते हैं। तो ये सभी क्या हो गया, सभी मोशन का एग्जाम्पल हो गए कि हमारे आसपास में देखते हैं कि पक्षियाँ उड़ रही है, फिश जब तालाब आसपास होता है तो देखते हैं फिश होता है, स्विम कर रहे होते हैं। हम डेली लाइफ में अपने ब्लड को देखते हैं, वो फ्लो कर रहा होता है। डेली रोड पे देखते हैं कार चल रही होती है, ट्रेन जाती है, बस चलती है, फिर उसी तरह से हमारा प्लेनेट भी मूव कर रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए, मोशन के। क्या कुछ होता है, हाँ क्या, जैसे हम देखते हैं जिस घर में हम रह रहे हैं, जो हमारा हाउस है, वो क्या, वो तो नहीं दिखता है कि हम जहाँ रहते हैं वहीं दिखता है कि हाँ वो वहीं पे रखा पड़ा। तो ये क्या करते हैं, एक समय के लिए रेस्ट में किसी किताब को किसी टेबल के ऊपर रख दे रहे हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, वो रेस्ट में पड़ा हुआ है। हम क्या सोने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल है। तो और हम चाहेंगे कि आप अपने जो एग्जाम्पल बनाएं उसमें 10-10 मिनिमम एग्जाम्पल लिखें कि कब ऑब्जेक्ट में रेस्ट बॉडी है और ऑब्जेक्ट कब मोशन में है। तो ये सब एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, लेकिन अपने से लिखिए एग्जाम्पल कि क्या हम किस चीज़ को रेस्ट में कह रहे हैं, कब मोशन कह रहे हैं। तो वो हमें दिखेगा कि हाँ ये इसका मतलब क्या, मोशन हो रहा है और ये रेस्ट है। तो जितनी ज़्यादा अपने से लिखिएगा उतनी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप जानने की इच्छा उतना ज़्यादा रखेंगे। चलिए देखते हैं इन चीज़ों से हम क्या परसेप्शन ले सकते हैं। हमने ये सब एग्जाम्पल देखा कि फ्लाइंग बर्ड है, स्विमिंग फिश है, ब्लड वेन में फ्लो कर रहा, मूविंग कार है, प्लेनेट रोटेट कर रहा, उसकी मोशन देखें। तो इससे हमने क्या किया, तो हमने कहा कि वो मोशन कर रहे हैं। किस बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया कि मोशन कर रहे हैं, तो हमने कहा क्या कि अपना क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या हो रहा, टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहे थे, अपने सभी पोजीशन चेंज कर रहे थे। तब हमने कहा कि बर्ड क्या मोशन में है, फिश भी क्या मोशन कर रहा है, मूविंग कार मोशन कर रहा है। तो हमने जाना कि मोशन करने का मतलब कि वो अपना क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा समय के साथ। और इसका अपोजिट क्या है, रेस्ट, तो आराम कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब हम क्या, उसका वही समझ सकते कि पोजीशन क्या हो रहा है, डज नॉट चेंज। क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा समय के साथ, उसको क्या कहें, रेस्ट। अपने लाइफ में कुछ ऐसे भी सब सिचुएशन आते हैं जहाँ मोशन को हम महसूस करते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट हम नहीं देखते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे क्या, मोशन ऑफ एयर यूजिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट, मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांच ऑफ लीव्स। हम क्या कहते हैं कि जब पेड़, गर्मी के दिनों में क्या होता है, पेड़ के पत्ते जब शांति से रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखो पेड़ का पत्ता शांत है, मतलब आराम कर रहा है, वो मूव हिल डोल नहीं रहा, तो हवा नहीं चल रही है। यही कहते हैं ना कि पेड़ के पत्ते शांत होते हैं तो हवा नहीं चल रही है। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन ऑफ एयर उस समय नहीं हो रहा। तो किस बेसिस पे करें कि पत्ते नहीं चल रहे हैं, या कोई डस्ट उड़ा के देखते हैं, हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लिए और मिट्टी को उड़ा के देखते हैं। जैसे क्रिकेट में देखते होंगे आपने, देखा होगा कि जब विकेट कीपिंग धोनी पीछे करते रहते, तो वो अपना जब बॉलिंग का वो देखता है कि हवा चल रही कि नहीं, मूवमेंट मिल रही नहीं बॉल का, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, उसको उड़ा के देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो हम क्या उससे देखते हैं कि एयर का मोशन किस कैसे हो रहा है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस से हमें ये इन्फॉर्मेशन होता है कि हम मोशन को देख पाते हैं। अब यहाँ से तो हमने सीखा क्या कि मोशन उसको कहेंगे जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो होगा वो टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, मोशन। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे, रेस्ट। हमने इन सारी एग्जाम्पलों से यही सीखा कि मोशन क्या होता है, पोजीशन चेंजेज विथ टाइम, तो मोशन, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, तो उसको क्या, रेस्ट। चलिए अब देखते हैं मोशन और रेस्ट के लिए होता क्या। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्सन को क्या मूविंग होते दे सकता और अदर पर्सन के लिए वो क्या स्टेशनरी हो सकता। मोशन तो हमने अभी देखा क्या कि चेंज, पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, और रेस्ट में होने का मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। क्या आप इस तरह का देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति को लग रहा है कि वो मूव कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि वो स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन में, क्या रेस्ट पोजीशन में। आपने अपने डेली लाइफ में इस तरह का सिचुएशन ऑब्जर्व किया, जरूर किया होगा आपने। तो कब देखते होंगे, जैसे आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होंगे क्या, ट्रेन के थ्रू, तो आप मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, और ये हमारा ट्रेन जा रही है ना, इसको क्या मान लेते हैं, ट्रेन। और इसके अंदर कोई एक व्यक्ति बैठा और यहाँ भी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति बैठा।
इसके साथ में कोई एक व्यक्ति और बैठा, तो इस बंदे को मान लेते ये ए है और ये क्या है बी और ये सी, क्या है ए बी सी बनते हैं, उसमें से ए और बी कहाँ ट्रेन में बैठा। तो ए को क्या फील हो रहा होगा बी के लिए कि ए को लग रहा होगा कि बी क्या है रेस्ट में, जबकि ए को ही लग रहा होगा क्या सी क्या मूव कर रहा है। तो बी जो हो गया ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया रेस्ट में, और सी उसको क्या लग रहा होगा मूव कर रहा होगा। तो एक ही समय एक ऑब्जेक्ट क्या मूव भी कर रहा है, तो बी को लग रहा है ए रेस्ट में, सी को लग रहा है ए। इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते कि ए को हमने मान लिया, इससे हमें कंक्लूड निकाला, तो बी को क्या लग रहा होगा ये रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट, और यही सी दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको क्या लग रहा कि ए जो मूव कर रहा। क्यों? क्योंकि सी कहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म से क्या क्या हो रहा ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा, ये क्या इसमें हो गया मोशन में। जबकि बी कहाँ ट्रेन में ही है, और ट्रेन के अंदर जो बैठ के ये देख रहा होगा तो इसको क्या लग रहा है रेस्ट में, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ पे बैठा। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, इसी को कहते हैं क्या मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय पे एक पर्सन के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा होगा मोशन में होगा, और दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में उसका रेस्ट में होगा, तो उसको क्या कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। हो सकता है आप इस तरह का और एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि ऐसे सिचुएशन कब कब होते हैं, कि मतलब कि मोशन एंड, तो हम क्या जाने कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, क्या है मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हर हमेशा मोशन में नहीं हो सकता और कोई ऑब्जेक्ट हर हमेशा रेस्ट में नहीं हो सकता। एक दूसरे क्या ऐसा कि तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, क्या है मोस्ट एंड रेस्ट आर रिलेटिव, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर से रिलेशन में कंपेरिजन करेंगे, मतलब तभी हम कह सकते हैं मोशन और एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में मोशन में होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। तो मोशन और रेस्ट क्या रिलेटिव टर्म्स। आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव पेपर कहीं देंगे तो वहाँ भी आता है कि मोशन और रेस्ट क्या एब्सोल्यूट है या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपके। तो मोशन और रेस्ट क्या ऑलवेज एक रिलेटिव टर्म्स है। तो आई होप आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा एट अ सेम टाइम। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि क्या मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम क्या करते हैं बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के स्पेसिफाई करके किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप बच्चे डेली स्कूल जाते होंगे, तो आपको पता होगा किसी को मान ले कि घर में कोई आए तो वो पूछे कि तुम्हारा स्कूल किधर है, तो आप क्या कहते हैं कि हमारे घर से कोई नियर बाय जगह पड़ेगा, कि मतलब मान लेते हैं कि हमारा स्कूल कहाँ पर है, मान लेते हैं चांदनी चौक दिल्ली में कोई बंदा रह रहा उसका घर है, तो वो बोलेगा चांदनी चौक से 2 किलोमीटर आगे हमारा क्या है स्कूल है, क्या है स्कूल है। तो वो क्या बता रहा है स्कूल को किसके रिलेशन में बता रहा है कि चांदनी चौक के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि चांदनी चौक को हमने एक लोकेशन मान लिया, मतलब यहाँ से हमारे रेफरेंस बता दिए इसको कि अगर मेरे स्कूल पहुँचना तो आप पहले चांदनी चौक जाइए, 2 किलोमीटर अगर आप नॉर्थ चलते तो हमारा क्या मिलेगा स्कूल। तो हमने क्या स्पेसिफिकेशन दे दिया कि हमारा कहाँ से देखना आपको चांदनी चौक आप पहले पहुँच जाइए, चांदनी चौक से हमारा रेफरेंस देके हम बोले कि वहाँ से अगर 2 किलोमीटर नॉर्थ में चलिएगा तो हमारा क्या स्कूल पहुँच जाइएगा। तो स्कूल को किसके रेस्पेक्ट में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया किसको चांदनी चौक। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया चांदनी चौक। किसको स्कूल को रेफरेंस करने के लिए कहाँ से चांदनी चौक से, फिर क्या आप पूछेगा कब किधर, ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, तो कैसे पहुँचेंगे तो 2 किलोमीटर किधर चलिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, तब हमारा स्कूल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया एक रेफरेंस पॉइंट चेंज किया। ये रेफरेंस पॉइंट ये क्या होता है डिपेंड्स
ऑन योर चॉइस, कि आप क्या चूज कर रहे हैं, कि तुम्हारी चॉइस, आपकी चॉइस, हर इंसान का चॉइस इस स्कूल तक पहुंचने का। कोई चांदनी चौक होगा, कोई वहाँ के आसपास और कुछ इलाके होंगे वहाँ से बताएगा कि वहाँ से। तो अपनी अपनी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट ही है। हर आदमी का अपना एक अधिकार है कि हमको रेफरेंस पॉइंट क्या मानना। एक रेफरेंस पॉइंट किसी ने माना, उसी को हम हमेशा नहीं मानते, वो हर इंसान का अपना अपना एक अलग। इस रेफरेंस पॉइंट को फिजिक्स की भाषा में ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। तो रेफरेंस पॉइंट को हम क्या, ओरिजिन, और इसके रिस्पेक्ट में सभी चीज़ों ऑब्जेक्ट का लोकेशन तय करते हैं। तो मोशन को हम इसी तरह से करते हैं कि एक ओरिजिनेशन बना लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो उसको मोशन में कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा उस समय के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन पे। आई होप आपको समझ में आएगा कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। जब मोशन करेंगे तो क्या हम कुछ दूर चलते हैं, कुछ लेंथ पाथ ट्रेवल करते हैं। तो जो लेंथ, जो पाथ हम चल रहे हैं, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो हम इसे क्या, लेंथ सिर्फ बता सकते हैं, तो एक मतलब इसकी जो वैल्यू वही क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। बट इसके पास हमने क्या, कोई रास्ते का हमने कुछ डायरेक्शन नहीं दिया, तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। क्या? इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो डिस्टेंस क्या? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस के पास क्या, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी, ये डिस्टेंस एक तरह का क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वो समझ लेते हैं। नया टर्म आ गया अपने पास। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या, मेजर कर सकते हैं। दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी, दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू को? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्वांटिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, n इंटू यू। n क्या है यहाँ पर? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। क्या होगा? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। और u क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या है u? स्टैंडर्ड यूनिट। जस्ट एग्जांपल, क्या हम करते हैं, मान लीजिए दर्जी के पास कपड़ा सिलाने के, वो क्या एक टेप लेता है, ये मीटर लेता है, मीटर स्केल का, और वो नाप के बता देता है कि आपका लंबाई इतना मीटर कपड़ा लगेगा, मतलब 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 1.2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो वो क्या किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया और उसके साथ क्या, लेंथ को मापने का एक स्केल बता दिया कि किस में माप रहे, यूनिट है मीटर, यूनिट में माप रहे, उसका कितना गुना लगेगा, 1.2 मीटर हमारा कपड़ा लगेगा। तो वो क्या कहती है, लेंथ का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, कि हमारे लेंथ मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1.2 मीटर। तो उसमें क्या क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक क्या, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी समझ में। अब डिस्टेंस को देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या कहता है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू होता है लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होते। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड किया गया। क्या, 2 टाइप्स में। फिजिकल क्वांटिटी को कितने, 2 टाइप्स में। एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दूसरे को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। क्या, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास बोथ, दोनों हो, क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्या हो, बोथ मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन दोनों हो तो वैसे को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आपके अभी जिस आप एज में हो चाहे जिस क्लास में हो उसके अनुसार आपकी ये डेफिनेशन सही है, बट आगे जैसे आप जाइएगा 11th-12th में तो ये आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो हायर स्टैंडर्ड का हो जाता है, तो उसमें कुछ और चीज़ें होगी जो आपके अभी लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए अभी आप ये समझे कि ये क्या, वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल अभी नाम लिख लेते हैं क्वांटिटी का, डिस्प्लेसमेंट, आगे पढ़िएगा तो वेलोसिटी आएगा, जैसे ही आगे चैप्टर जाएगा तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में क्या फिर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। तो ये सभी क्या, इन सभी के पास डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होते हैं, तो ये सभी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डिस्टेंस ले लिए अभी जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्पीड हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया, ETC। इस तरह सभी क्वांटिटी क्या, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं डिस्टेंस को पूरी डिटेल से। क्या देखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जो पाथ से चले, क्या एक्चुअल पाथ जो चले हैं उसको ट्रैवल करने में कितनी, वो कितना लेंथ का चले उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस देखा है जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी यहाँ से हो गया, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने डिस्टेंस अगर हमें कहीं निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे कि जिस पाथ से चल रहे हैं उस पाथ की टोटल लेंथ। तो डिस्टेंस क्या, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर। और यूनिट भी होता है, हाँ, तो एक होता है CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अब हमें दोनों के रिलेशन भी कभी चेंज करना, तो दोनों का रिलेशन क्या, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो हो गई फिजिक्स की भाषा। अब हम आते हैं कि जब आज ही हमारी की दुनिया में आप भी देखते हैं कि जो पैथ होता है, कभी कभी हम जाते हैं जैसे खेत मेजरमेंट उधर चले जाते हैं, अगर लैंड का हमें बात करना होता है तो अभी आज भी इंच के अंदर चलते हैं, वो मेजरमेंट किस में चलते हैं, इंच में। तो 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। क्या, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, और 1 गज, 1 यार्ड, जिसको गज हिंदी में कर दो, उसका 3 फीट के बराबर होते हैं। तो ये भी थोड़ा याद रखें क्योंकि ये सभी भी जो ओलंपियाड होते हैं उस पर कभी कभी कन्वर्जन के लिए पूछ देते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट है कितने चले। तो ये हो गई डिस्टेंस। अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है ना, एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं, अपने रास्ते कैसे चलते हैं, स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, या तो छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए किसी लैंड में गए हुए हैं ना, अपने रूम के कमरे में है, लैंड भी बात छोड़िए, जहाँ पर आप रह रहे हैं वही रूम के कमरे, ये रूम है, और हमने एक फुटबॉल यहाँ से लिया, इसको हमने किक करते करते यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, मतलब A पॉइंट मान लीजिए, ये B और ये C, ये D। रूम के 4 कॉर्नर, तो एक कॉर्नर A से चलते हैं, तो जहाँ से हमने इसकी रेस्ट चालना गया तो इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन। और ये मान लेते हैं कि आपका जो रूम है स्क्वायर है 10 मीटर, 10 बाई 10, तो वो तो फीट में होता है, लेकिन हमने यहाँ मान लिया क्या, 10 मीटर यूनिट मान लेते हैं कि 10 बाई 10 मीटर का एक रूम है, जो पॉसिबल नहीं होता, होगा पॉसिबल लेकिन छोड़िए, मीटर मान के चलते हैं। और फुटबॉल को हमने यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फुटबॉल के द्वारा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फुटबॉल एंड मैन व्हेन यू गो फ्रॉम A to B to C, A B C पाथ ट्रैवल किया। तो कहाँ से कहाँ तक गया, A से B तक गया,
इस रास्ते होते हुए और यहाँ पहुँचा, है ना। तो हम किस रास्ते जा रहे हैं, इस रास्ते से, तो लेंथ क्या लिखेंगे, पाथ का लेंथ, तो लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी, यही रास्ते से गए ना। हाँ, तो इस रास्ते का लेंथ को जोड़ देंगे, तो ए बी का लेंथ कितना 10 मीटर और बी सी का भी लेंथ 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर। कितना हमारा डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, फुटबॉल भी 10-20 मीटर चला और वो मैन भी 20 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप सर्कल में चल के देखते हैं, है ना, सर्कुलर पाथ बनाते हैं। इसको मान लेते हैं रेडियस आर है, सर्कल तो अच्छे से नहीं बने, देखते हैं। हाँ, क्या सर्कल बन गया। इस सर्कल का रेडियस आर ले लेते हैं और यहाँ से चलना चालू कीजिए, ए पॉइंट हमने मान लिया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से डिस्टेंस पूछ सकता है कि कब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एंड जब वो कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन करवा ले, कि मतलब आधा सर्कल घूम गया, तब बताया कि कितना डिस्टेंस, तो आधे सर्कल का मतलब इसके अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी तक पहुंच गया। तो किस रास्ते से, मान लिया हमने बोला इस रास्ते से ऑब्जेक्ट आया, तो इस रास्ते से ए से पहुंचा बी तक, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ए बी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और ये क्या हाफ सेमी सर्कल, तो पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा ही तो चले, तो क्या हो गया पाई आर। अब आर का वैल्यू अलग अलग करके कुछ भी दिया जा सकता है आपको, है ना, कि आर का वैल्यू चेंज कर ले, 7 मीटर दे दिए, 7 सेंटीमीटर दे दिए, यूनिट चेंज करके 14 मीटर दे दिए, 3.5 मीटर दे दिए, यूनिट चेंज करके कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको समझना है कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस मतलब जिस पाथ से चल रहे हैं, इस पाथ के थ्रू आए तो इस पाथ की टोटल लंबाई कैसी होगी, तो वही निकालना अपने। अगर लेंथ ज्योमेट्रिकल अलग शेप में, तो आपको मैथ तो आते हैं, हर ज्योमेट्री का पेरीमीटर वाले चीज़ फॉर्मूले आते हैं, तो कैसे निकलते हैं पेरीमीटर भी, सभी बाउंड्री का लेंथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ सर्कल है तो सर्कल पूरे सरकमफेरेंस होता है, उसके लिए पेरीमीटर यूज होता नहीं सर्कल के लिए, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या जानते हैं 2 पाई आर, आधा चले तो उसका आधा कर देते हैं। वही बात दूसरा क्वेश्चन कर देता है कि नहीं, आप क्या कीजिए एक रेवोल्यूशन पे निकालिए, व्हेन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, अब निकालिए आप डिस्टेंस, तो मतलब ए से चले थे और घूमते घूमते ए तक फिर से पहुंच गए, तो एक पूरा चक्कर चले, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। हाँ, आपको समझ में आ रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो अब डिस्टेंस आपका निकल गया। अब आर का वैल्यू कितने भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं, इसके लिए आप कितने हजारों क्वेश्चन लिख सकते हैं, आर का वैल्यू चेंज कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, कि आपको देखना आप क्या क्या चेंज करके आप नई नई क्वेश्चन बना सकते हैं, और उसको, क्योंकि क्वेश्चन तो हजारों बनाया जा सकता है, अब 1000 क्वेश्चन एक ही चीज़ पर बनाने जाएगा तो आपका टाइम ऐसे व्यर्थ हो जाएगा। तो हम क्या कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का क्या कहता है कि जो पाथ हम ट्रेवल एक्चुअली कर रहे हैं उस पाथ का लेंथ क्या होगा, वही क्या होगा डिस्टेंस के बराबर, क्या होगा वही डिस्टेंस के बराबर। चलिए इसके कुछ फैक्ट देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, कुछ फैक्ट देखते हैं क्या क्या हो सकता है ना। तो पहला बात क्या कि इट कांट बी जीरो और नेगेटिव ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, फॉर अ मूविंग बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है उसके लिए, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कांट बी जीरो और नेगेटिव, है ना। गुड। दूसरी बात देखते हैं कि अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि ए पॉइंट से हमने चला, अभी जैसे सर्कल में देखे थे, ए पॉइंट से चला बी तक पहुंचा, यहाँ से गए, फिर हमने क्या किया फिर हम चले आए उसी, है ना, बी से फिर ए तक चले आए।
तो हमने क्या एल लेंथ मान लेते इस पाथ का, तो एल के एल आए तो टोटल क्या हो गया 12। कहने का मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। हमने ए से चला था फिर रिटर्न होके ए पर ही आ गए, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाएगा तब डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितने के बराबर हो गया 2l के बराबर। ए बी गए और बी ए आए, तो इसकी लेंथ क्या होगी ए बी की l और बी ए, तो कितना डिस्टेंस चले 2l। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी सेम हो जाएगा, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने मोशन उसी पॉइंट पर फिर से आगे, तब भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा, है ना। चलिए गुड। अब देखते हैं कि मान लेते हैं दो पॉइंट हमने दो पॉइंट लिया, उसके बीच के रास्ते कितने बनाए जा सकते हैं ना, ए पॉइंट बी पॉइंट। ए से बी तक पहुंचने के कितने तरीके, आप सीधा भी जा सकते हैं, है ना। उसके बाद आपने रास्ते टेढ़ा ऐसे बना लिया कि ऐसे जाएंगे हम, बोला नहीं चलिए ना कहीं कोई दोस्त के यहाँ रुक गए सी पॉइंट पर, फिर वहाँ से हम चले आए बी के पास, फिर यहाँ से मतलब हम किसी तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ यहाँ से डिस्कवर बना सकते हैं ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ ट्रेस कर सकते हैं फॉर डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से क्या किसी दो पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ पाथ ट्रेसिंग फॉर डिस्टेंस कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस हमने देख लिया। अब एक वर्ड आता है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये कहता द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कि मतलब जो पाथ चल रहे हैं उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है और ए से चला बी तक पहुंचा, तो जहां से चलेगा उसको क्या कहेंगे इनिशियल पोजीशन, जहां से स्टार्ट होगा मूविंग ऑब्जेक्ट उसको क्या कहेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहां पर जाके स्टॉप होगा उसको क्या कहेंगे फाइनल पोजीशन। तो हमें इसमें क्या करना पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिटरमाइन करना। तो हमने इनिशियल पोजीशन तो डिटरमाइन कर लिया, अब फाइनल पोजीशन। अब इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। इस दो पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा होगा वही क्या होता है ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो किसी दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो वो दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली रेखा जो होगी वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट करता है इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो आपने तो मैग्नीट्यूड देख लिया, बट डायरेक्शन कैसे हम देखेंगे, कहाँ है सर इसमें डायरेक्शन बताइए तो, है ना। तो डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन दिखाते हैं आपको कि कहाँ डायरेक्शन है ना। तो हम जैसे मान लिए, तो आप पूछे कोई ऑब्जेक्ट ए पर रखा हुआ, मतलब आप ए यहाँ है बी यहाँ, तो आप बताइएगा ना कि हम ए से कितने, जैसे अभी स्कूल और घर का एग्जाम्पल लिए थे ना, तो आप बताए थे क्या कि चांदनी चौक से 2 किलोमीटर नॉर्थ में चलिएगा,
कहाँ से? चांदनी चौक से 2 किलोमीटर नॉर्थ में चलेगा तो हमारा स्कूल में पहुंच जाइएगा। तो आपने बताया ना कि एक तो हमारे ओरिजिनेशन लिया था क्या? चांदनी चौक, क्या चांदनी चौक, वहां से किधर 2 किलोमीटर चलना था, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में चलने बोले थे ना आप, हाँ तो किस में? नॉर्थ में। तो नॉर्थ हमारा क्या हो गया कि नॉर्थ में ही जाइएगा तभी आप हमारा स्कूल पहुंच जाएगा। अगर साउथ जाएंगे तो क्या स्कूल पहुंचेंगे? नहीं, क्या स्कूल नहीं पहुंचेंगे। तो 2 किलोमीटर हमको नॉर्थ में, तो यही की कहता है, यही डायरेक्शन हो गया और ये की हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों जब हो गया तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होता है? ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन किसको कहते हैं? जिसको हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है। क्या ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ओरिजिन। इसका दूसरा नाम क्या देते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमने क्या कहा? नॉर्थ चलिए कितना? 2 किलोमीटर, तब हमारा स्कूल पहुंच जाइएगा, है ना। तो 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया और ये नॉर्थ क्या हो गया हमारा? डायरेक्शन। तो आ गया ना डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फिर से रिवाइज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको एकदम याद मार्क कर लीजिए, क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहाँ से? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। कहाँ से? इनिशियल और फाइनल पोजीशन फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको कुछ और चीज़ें देखते हैं। हमने जान लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका यूनिट भी कुछ होगा, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। फिर वही दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। चलिए ये ले लिए सर्कुलर, पहले देखते हैं। अब इस डिस्टेंस के लिए देखे थे सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन करवाते हैं। ये हो गया सेंटर, इसकी रेडियस आर, ऑब्जेक्ट ए पे था। पहला केस देते हैं क्या? जब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा, कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, तब क्या निकालिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालिएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ रिलेशन करने का मतलब क्या? ए से कहाँ पहुंच गया? पी पे। ए से कहाँ पहुंच गया? बी पे, अपोजिट पोजीशन पे, है ना। तो पहले इनिशियल यहाँ था तो हम मार्क कर लेंगे इनिशियल पोजीशन और मार्क कर लेंगे फाइनल पोजीशन। क्या हो गया? मार्क कर लेंगे फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? फाइनल पोजीशन, क्या हो गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। या फिर इसको क्या कहते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा, उसकी लेंथ को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो गया? इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाली ये रेखा, और ये सेंटर से पास होने वाली सर्कल में रेखा को क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? तो डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया? डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को क्या? डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपना? 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r, है ना। चलिए, जबकि डिस्टेंस कितना हो रहा था? पाई आर। देख रहे थे 2 पाई आर का आधा पाई आर डिस्टेंस हो रहा था। तो पाई आर बड़ा कि 2r बड़ा? पाई का वैल्यू आपको पता है कितना? 3.14। तो क्या डिस्टेंस बड़ा हो गया ना डिस्प्लेसमेंट से? हाँ जी। तो यहाँ से क्या देखें, यहाँ पर हम ऑब्जर्व किए, ये सब ऑब्जर्वेशन आपको करना है ना। क्या जो ऑब्जर्व किए कि डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। क्या है? डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है ना। एक ऑब्जर्वेशन आ गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्या देखे थे सर्कुलर के लिए कि जब फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, क्या? फुल रेवोल्यूशन। तो फुल रेवोल्यूशन में भी देखते हैं क्या होगा जब फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। दूसरा प्रश्न क्या बन गया? कंप्लीट रेवोल्यूशन। दूसरा प्रश्न क्या बन गया? कंप्लीट रेवोल्यूशन कराएंगे। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ए से स्टार्ट मोशन क्या था, फिर से कहाँ पहुंच गए? ए पे। दूसरे केस में क्या हो गया? ए से हमने चालू किया था, तो अब फाइनल पोजीशन हमारा क्या हो गया?
यही हो गया, जो इनिशियल था वही फाइनल बन गया। तो जब इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच के, तो दोनों को मिलाने वाला कोई एक जस्ट पॉइंट, तो पॉइंट का लेंथ तो होता नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। या तो फिर ऐसे समझते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब दोनों क्या है, सेम है, फाइनल और इनिशियल सेम है, तो फाइनल को इनिशियल लिख लेते हैं। तो इनिशियल माइनस इनिशियल क्या हो गया, जीरो। की हो गया जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आया, जीरो। जबकि डिस्टेंस क्या निकल के आया था, बताइएगा, डिस्टेंस क्या निकल के आया था, याद है, डिस्टेंस आया था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। जब कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे थे तो क्या निकल के आया था, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस सर्कल क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन किया, दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताइए जल्दी, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का सेम होता है तब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो क्या हो गया, फाइनल इक्वल टू, जब इनिशियल हो जाएगा फाइनल इक्वल टू इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो लिख देंगे, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। चलिए, दो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी चीज सीखे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, एक कोई पर्सन है जो कि यहाँ से चलना मूव करना स्टार्ट होता है। वो पहले कहाँ जाता है, पी पे, फिर क्यू, फिर आर। मतलब पी से होते हुए क्यू के रास्ते वो कहाँ तक पहुँचा, आर तक। पी के रास्ते होते हुए क्यू होते हुए आर तक पहुँचा। तो पहला केस में आपको बताना है क्या, कि जब पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, तब डिस्टेंस क्या होगा, क्या डिस्टेंस क्या होगा। और दूसरा केस में क्या बताना आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या दूसरा केस में क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने से। अभी हम बताते हैं क्या, डिस्टेंस हम क्या पढ़े, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। कहाँ से था, ओ से गया, कितना चला, ओपी पहले चला, फिर पी क्यू चला, और यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा, वो आर तक। तो ओ से पी से क्यू तक आर तक के रास्ता क्या हो गया, ओ आर टोटल। तो ओ आर कितना हो गया, टोटल लेंथ 34 किलोमीटर हो गया। या तो फिर इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ओ आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर चला। क्या, ओ पी डिस्टेंस पहले पी तक आया तो ओ पी डिस्टेंस चला, क्यू तक गया तो पी से क्यू तक गया ना, तो पी क्यू डिस्टेंस चला, तो पी क्यू लिखे। फिर क्यू से कहाँ तक गया, आर, तो क्यू आर लिखे। तो ओ पी कितना है, 10 किलोमीटर, प्लस पी क्यू से 10, और क्यू से आर 14, तो वही निकल के आया कितना, 34 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना चला, 34 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा के लिए हो गया इनिशियल पोजीशन। क्या होगा हमारा ये, इनिशियल पोजीशन। और आर क्या हो गया हमारे लिए, फाइनल पोजीशन। क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। तो क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल कितना है, 34, इनिशियली कहाँ था, जीरो पे, तो कितना हो गया, 34 किलोमीटर। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस यहाँ क्या है का मतलब कि ऐसे मोशन का जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो कहने का मतलब कि वो मोशन कहाँ कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे। कहाँ कर रहा होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पिछले अब में देखा था क्या, डिस्टेंस क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। यहाँ हमने क्या देख लिया, यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिएगा तो क्या सीखिए यहाँ से, कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। पहले दो एग्जांपल देखे थे सर्कुलर में, तो हमने क्या क्या सीखा था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता। और यहाँ से हम क्या सीखे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हुए, है ना। चलिए हम यहाँ से निकाल लिए, दूसरा देखते हैं।
अब इसी को और करते हैं कि हमने आर तक तो पहुंच गए, अब घर लौटते हैं तो आर से हम फिर क्यू आ जाते हैं। क्या करते हैं, आर से क्यू आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन बनाते हैं। क्या नेक्स्ट सिचुएशन बनाते हैं क्या हम, कि हम ओ से पी गए, पी से होते हुए क्यू गए, क्यू से होते हुए आर गए, फिर आर से हम रिटर्न कर दिए। दूसरा केस बना रहे हैं, ध्यान दिए कहाँ गए, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से फिर कहाँ गए, क्यू पे। कहाँ गए, आर से क्यू पे। तो इस पहला निकालिएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक गया, फिर रिटर्न होके यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या क्या हो गया, ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। फिर रिटर्न हो गए तो लेंथ जोड़ना है ना, यहाँ पाथ जो आए यहाँ तक आर क्यू। तब देखते हैं यहाँ तक हम आगे स्टॉप हो चुके हैं। तो ओ पी का लेंथ 10, पी क्यू का लेंथ 10, क्यू आर का लेंथ 14, फिर आर क्यू का लेंथ 14। आप टोटल जोड़ देंगे क्या हो गया, 20 प्लस 28, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस चले। क्या 48 किलोमीटर का डिस्टेंस चले। दूसरे देखते हैं, अब क्या निकाल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कहाँ है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था ना, ये हमारा क्या सा पोजीशन था, इनिशियल। अभी कहाँ है, क्यू पे, क्यू हमारा ये क्या हो गया, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल कहाँ पर है, 20 पे, इनिशियली कहाँ थे, 0 पे। तो क्या आ गया, 20 किलोमीटर है हमें ऑरिजिन से, कहाँ से, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से 20 किलोमीटर अबे है। साइन कैसा है, तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। आपने इंटीगर पढ़ा है तो इंटीगर में क्या देखते हैं, 0 को मान लेते हैं, और इसके राइट वाले को पॉजिटिव इंटीगर और इसके वाले को निगेटिव इंटीगर, है ना। तो ये यहाँ प्लस साइन मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, किधर, हम ओरिजिन से राइट की तरफ है। अगर ये इस माइनस में आ जाता तो हम क्या करते हैं, ये हम ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है ना। तो यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। तो यहाँ क्या देखे, डिस्टेंस जब रिटर्न कर रहे थे तो क्या हो गया, डिस्टेंस ऐड हुआ, जबकि ये घट गया। कितना, 34 पहले डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, अब हमने रिटर्न कर दिया, कितने रिटर्न हुए, 14। मतलब वो डिक्रीज भी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिक्रीज भी होता है, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है ना। चलिए अब हम कुछ यहाँ से इन्फ्रेंस, जो हमने रिजल्ट सीखा, कुछ बातें सीखी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस चीज को समराइज करते हैं, है ना। तो पहली बात क्या सीखें, कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हम सीखें, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग। मतलब कहीं घुमाव नहीं होना चाहिए, चाहे मोड़। तो उस केस में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और हम फिर क्या देखें कि डिस्टेंस 0 नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या 0 होता है, ये कब होता है, व्हेन इनिशियल, कब, जब व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आर सेम। तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस 0 कभी नहीं होता है ना। ये सब चीज़ें यहाँ से सीखे एग्जाम्पल के थ्रू। तो यही तो आपको सिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं, कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कीजिए कि क्या हो रहा है, फैक्ट ये फार्मूला नहीं, आप चीज़ों जो एग्जाम्पल होते हैं उनसे कुछ रेफरेंस निकालिए, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे आगे जैसे जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए आपको हम सिखा रहे हैं, ये आप सीखिए, है ना। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। अब हमने क्या सीखा, नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा क्या, कि डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। क्या सीखे, डिस्टेंस
डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जबकि while displacement can decrease with time for a moving object, क्या for a moving object, है ना। फिर हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, लेकिन आपने अभी तक तो नेगेटिव देखा नहीं। तो नेगेटिव करने के लिए क्या, हमें इस ओरिजिन पॉइंट से किधर, लेफ्ट की डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। तो निगेटिव साइन क्या सिर्फ शो करेगा कि आप किस डायरेक्शन में, बट आपको मैग्नीट्यूड उसका मॉडुलस निकाल के देगा। जैसे आपने 8 में सीखा होगा कि -2 का मॉडुलस क्या होता है, 2, है ना। तो ये क्या होगा, मान लेते ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारे लिए इधर रहेंगे तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा। तो देख लेते हैं निगेटिव वाला भी, है ना। तो आप ये है, तो आप मान लेते हैं क्या कि ये जो ओरिजिन है, इस चीज़ को मान लेते हैं ऐसे, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और इधर से चलिए 10, 20, 30। अब ऑब्जेक्ट को हम रख दिया कहाँ पे, ए पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, यहाँ पे। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये तो सभी क्या निगेटिव शो करेंगे। तो डिस्टेंस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना पाथ चले ए तक आने के लिए ओरिजिन से, 20 किलोमीटर प्लस में। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का पाथ डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन -20। तो ये जो माइनस है वो क्या शो कर रहा, सो ओनली डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हम हैं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या होता है माइनस, तो ये सिर्फ ये का शो कर रहा है डायरेक्शन। तो यहाँ से देखिए, तो आपने मॉड पढ़ा हुआ, तो देखिए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं, है ना। हाँ, तो इस केस में क्या, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, नया चीज़ सीख लिया, और क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, डिस्टेंस, है ना। तो ये नया चीज़ सीख लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ से हमने क्या सीख लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर। तो अब हमने बहुत कुछ सीखा था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब कि ऑलवेज कि डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने सीख लिया कि ये वाला फैक्ट सीखे। तो आप इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन ऑलवेज। तो हमें आज क्या सीखे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस चीज़ को उल्टा पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस का रेशियो पूछ सकता, तो ऑलवेज लेस देन 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर यही टेस्ट करते हैं आपके। तो पढ़ते पढ़ते आप ये भी देखें कि हमसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो या आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो या तो आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ 10th में आपसे पूछ लेगा, है ना। इस चीज़ों पर ध्यान देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन करना है। किसके किसके लिए, पहले तो ऑब्जेक्ट ए के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जेक्ट ए के लिए देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करना, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ऑब्जर्वेशन करना है। टाइम और डिस्टेंस के बीच का ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए तो इस दोनों के टाइम के इंटरवल 15 मिनट, है ना। हर टाइम इंटरवल के बीच का क्या है 15 मिनट। देखिएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट, तो मतलब टाइम इंटरवल कितने का, 15 मिनट का। ए के लिए देखिए तो क्या, पहले 5 से 10 बढ़ा, फिर 10 मीटर चला, है ना।
डिस्टेंस देखिएगा जैसे से, तो 10 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, तो मतलब कि हर 15 मिनट पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने का, 10 मीटर का, हर 15 मिनट पे 10 मीटर, तो 1 मिनट में कितना, 10/15 मीटर। तो हर 1 मिनट में 10/15 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल सभी समय क्या है, बराबर थे। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल हर 15 मिनट में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, कितना, 10 मीटर का। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट ए को हमने जब देखा उस पॉइंट टेबल से, क्या कर रहा था, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। क्या कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम देते हैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, वैसा मोशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चले, या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले। तो क्या, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, है ना, ये शो करे। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं दूसरा भी क्या कर रहा है ना, दूसरा वाला क्या है। तो दूसरा वाले अगर ऑब्जेक्ट बी को आप देखेंगे तो टाइम तो सबके लिए सेम है, 15 मिनट का, ये टेबल हर के बीच का 15 मिनट। तो टाइम कैसा हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कितने का, 15 मिनट का। किसके लिए हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी के लिए। ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस देखते हैं, पहले में 7 का डिफरेंस है, दूसरे में 15 मिनट में कितना चल गया, 11 मीटर। पहले में 7 मीटर चला, दूसरे में 11। फिर देखते हैं 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 7 मीटर का, फिर क्या हो गया 10 मीटर का, फिर यहाँ से क्या 10 मीटर का इंटरवल ट्रेवल। तो क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या रहा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा, या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा, उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो हम अब यूनिफॉर्म मोशन देख लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लिए। तो आपका काम क्या होगा कि एनसीईआरटी के अंदर इनसाइड क्वेश्चन होते हैं ना, एनसीईआरटी के साइड इनसाइड क्वेश्चन होते हैं हर सब टॉपिक का, आप उसको सॉल्व कीजिए, है ना, आप उसको सॉल्व कीजिए। और साथ साथ में एनसीईआरटी में सीखने के लिए क्या एक्टिविटी दिया रहता है, तो आप एक्टिविटी को भी सॉल्व कीजिए। क्या हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर नहीं। ये सभी क्वेश्चन एक्टिविटी इसलिए दी जाती है कि आप वहाँ से कुछ सीखें और कुछ खुद से वहाँ से इन्फ्रेंस निकालें क्या वो कहना चाह रहा। तो आप एक्टिविटी भी सॉल्व कीजिए और इनसाइड क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं boostcurious@gmail.com पे। क्या अपना प्रश्न हमें boostcurious@gmail.com पे आप सेंड कर सकते हैं और आपको वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको फिर मेल करके हम क्या उसकी सॉल्यूशन आपको फिर से हम रिप्लाई में कर देंगे। आप हमारे क्वेश्चन को क्या boostcurious@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन।
सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपको इस पॉइंट जितने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट भी है तो आप वहां से या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। क्या आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या आप अपना क्वेश्चन हमें मेल कर दें तो उसका सॉल्यूशन आपको रिप्लाई में दे देंगे। और ट्राई टू क्यूरियोसिटी अपना जनरेट करें। जितने क्वेश्चन होते हैं आप देखेंगे, बुक पढ़ना, सबसे पहले क्या आपने को रीडिंग हैबिट डालना है। क्या रीडिंग हैबिट डालिए, हमने तो पढ़ा दिया, अब इसके बाद अगर बुक आप पढ़िएगा तो आपको थ्रोली हर चीज़ समझ में आएगा। क्या रीडिंग करना, और रीडिंग के अंदर देखते हैं कहीं एनसीईआरटी में वाट व्याय दिया रहता है, उस चीज़ को भी सॉल्व करने की प्रयास करें। क्या उसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको बाहर चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा, वो खुद के अंदर सॉल्व कीजिएगा तो आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी वो जो होगा कि हाँ किस तरह से हम बुक को पढ़ते हैं वो आपको मिलेगा वहाँ से। आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए। आई होप आप आज की टॉपिक आपको सही से समझ में आ गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं या अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और फीडबैक प्लीज़ देना ना भूलें, है ना। तो अब समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। समरी क्या क्या पहले जाने, पहले कुछ एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको दी है ना, एग्जाम्पल लिखिएगा। क्या रेस्ट एंड मोशन का खुद से आप डेली ऑब्जर्व करिए, आपको जिस भाषा में आता है। सब क्या होता है ना कि बच्चों में दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं हमको इंग्लिश में ही लिखना, नहीं, आप खुद जिस भाषा में आता उस भाषा में लिखिए। ज़्यादा प्रयास कीजिए आप इंग्लिश लिखें, दोनों मिला के, हिंदी इंग्लिश, जो वर्ड इंग्लिश में आते हैं इंग्लिश में लिख दिए, सेंटेंस हिंदी में बना लिए, तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल लिखिएगा। और एग्जाम्पल कुछ हमारे लेक्चर के दौरान जो एग्जाम्पल, उसके अलग एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बता दिए मुझे, है ना, कमेंट में भी बताइएगा। दूसरा हमने क्या फिर देखा कि मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म है ना, रिलेटिव टर्म्स। इसका भी आप अलग अलग एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे हम भी सीखें और दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। तीसरा हमने फिर क्या देखा कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो डिस्क्राइब करने के लिए मोशन को क्या, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। किससे, यहाँ पर से हमने सीखा रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट। एक रेफरेंस पॉइंट होगा किसी भी लोकेशन को करने डिस्क्राइब करने के लिए। चौथा हमने सीखा क्या, डिस्टेंस क्या होता है। क्या हमने सीखा, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ देखे तो उस पॉइंट को खुद से लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके एग्जाम्पल भी दोनों के देखे, है ना। इस एग्जाम्पल से कुछ इन्फेरेंस भी निकाले। क्या निकाले कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फिर हमने क्या सीखा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या सीखे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारे डेली लाइफ में कौन सा मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन डे जब आप मार्केट जा रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पर, तो कौन सा मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये पसंद आया तो, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हम अपने भी सुधार सकें और आपकी लर्निंग को हम इंक्रीज करवा सकें। थैंक यू।